चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा जो हमने डिस्कस किया डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, पहला चैप्टर टॉपिक्स चंद डिस्कस कर लिए थे। तो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे थे। बेसिकली वेब एप्लीकेशन से मुराद क्या है? वेबसाइट। और वेबसाइट कोई भी हो वो कम से कम 2 टियर आर्किटेक्चर होता है, जिसको जनरली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोला जाता है। क्लाइंट क्या होता है जी? ये आमतौर पे यूज़र्स होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र यूज़ करते हुए सर्वर से कोई सर्विसेज की रिक्वेस्ट करते हैं। सिंपल सी इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन पे रिजल्ट भी देखते हैं ना, तो आप क्लाइंट हैं, आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और सर्वर कौन सा है? 22 लाहौर का, 22 गुजरांवाला का सर्वर है जिसको आप रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो कम से कम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर उसमें पाया जाता है। बाकी ज़्यादा अगर उसमें हम कोई टीयर्स ऐड करते हैं, कोई उसमें यूँ कह लें कि हमारे पास और भी कंपोनेंट्स आते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं डॉटेड लाइन में, ये सारे ऑप्शनल हैं। अदरवाइज सारा हमारा जो डाटा है, कंटेंट है, वो सिर्फ एक वेब सर्वर एक ही सिस्टम के ऊपर रिजाइड कर रहा होता है। लेकिन अगर सिस्टम ज़्यादा बड़ा हो, जो बड़े सर्वर हैं, जैसे बोर्ड की ही बात कर लें, वहाँ पर सिर्फ एक ही सिस्टम, एक ही सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। माइट भी पॉसिबल के ज़्यादा सर्वर हों, और चांसेस यही हैं। अगर उससे बड़ा आप बात कर लें तो फेसबुक की बात कर लें, तो आपका क्या ख्याल है कि एक ही सर्वर होगा जो कि रिस्पॉन्स कर रहा होगा? कई एक सर्वर्स होंगे। ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से उसमें टीयर्स ऐड होती चली जाती हैं। लेकिन आपने अपने प्रोजेक्ट में क्लाइंट सर्वर ही यूज़ करना है। ये सिर्फ आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया है कि ये इसके कुछ इश्यूज हैं, आपको पता होने चाहिए। तो इसके बाद गैंट चार्ट है। ये असल में एक स्केड्यूल चार्ट भी इसे कहा जाता है। ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ा होगा डेफिनेटली। मैं सिर्फ आपको फिर भी रिपीट कर देता हूँ। इसकी पहले ये डायग्राम देख लें। इसमें होता क्या है, लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्टिविटीज हैं। वेब डेवलपमेंट में कई एक एक्टिविटीज, कई एक टास्क हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। आप उन टास्क के, उन एक्टिविटीज के नाम लिख लेंगे। वो एक्टिविटीज आपकी SDLC के फेजेस भी हो सकते हैं, एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज। ठीक है, आपने उन टास्क के नाम लिखने हैं लेफ्ट साइड पे, और प्रीडिसेसर यानी कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले कोई अगर रिक्वायरमेंट है उसकी, जिस तरह से कल हम बात कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसमें हमने बात की थी लेंटर की, छत की। तो अगर कोई किसी बिल्डिंग की छत डालनी है तो छत डेफिनेटली पिलर्स के ऊपर होगी। पिलर्स वाला फेज उसका प्रीडिसेसर होगा। पिलर्स के बगैर छत नहीं डाल सकती। और अगर वॉल्स की बात करेंगे तो वॉल्स बुनियादों के बगैर नहीं होंगी, पहले बुनियादें आएंगी। तो इसी तरह से आपने ये देखें, यहाँ पर एक्टिविटीज लिखी हैं, उनके प्रीडिसेसर लिखे हैं, नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीडिसेसर में। ठीक है, और उसके बाद अगर आप आगे देखें तो आगे ये मेंशन किया गया है कि एक्टिविटी स्टार्ट कब से हो रही है। ये देखें किस डेट से स्टार्ट हो रही है और कब फिनिश हो रही है। ठीक है, और बाज एक्टिविटीज ये आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में एक्टिविटी शो की गई है, एक्टिविटी बी, टास्क बी, ये जनाब ए और बी इकट्ठे स्टार्ट हो रहे हैं। बाज एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ वो पैरेलल चल सकती हैं, लेकिन बाज एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि डिपेंडेंट होती हैं। जैसे मैंने आपको वॉल्स की और रूफ की बात कर दी, रेंटर की, आपको मैंने वॉल्स की और बुनियादों की, बेस की बात कर दी। तो डिपेंडेंट है, बेस मुकम्मल होगी फिर वॉल्स आएंगी। बात समझ आई? तो ये बहरहाल ये जो चार्ट है ये आपको ये बताता है कि कौन सी हमारे प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज हैं और वो एक्टिविटीज कब स्टार्ट होंगी, कब फिनिश होंगी। फिर इसमें कोई थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और भी हैं। ये आप देखिए ऊपर एक टेबल आपको नजर आ रहा है, इसमें सारी एक्टिविटीज आपको नजर आ रही हैं, इनके प्रीडिसेसर नजर आ रहे हैं और साथ टाइम एस्टिमेट्स दिया हुआ है। किसी भी काम को, किसी भी टास्क को, एक्टिविटी को मुकम्मल करने के लिए कोई ऑप्टिमल टाइम हो सकता है। ऑप्टिमल टाइम, जैसे ऑप्टिमल से क्या मुराद है? हम घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, किसी भी जगह पे जाने के लिए
हमें पता है यहाँ से वो 10 किलोमीटर का फासला है और 12 मिनट हमें लगेंगे। ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। प्रैक्टिकली क्या होता है, आप जाते हैं बाहर, रश लगा होता है, ट्रैफिक जैम होती है, फंस जाते हैं और वो 12 मिनट की बजाय टाइम लगता है जनाब वो 25 मिनट। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल आप बड़ा वो जिसे कहते हैं नफा तुला टाइम, उसकी बात करेंगे। नॉर्मल एक एवरेज टाइम होता है और पेसिमिस्टिक होता है जो अगर आपका ज्यादा से ज्यादा डिले हो जाए, ठीक है, तो ये टाइम भी साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक है एक्सपेक्टेड टाइम। तो इसमें से ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए कि उस पर आप खुद ही, जाहिर बात है आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि कितना टाइम किसी एक्टिविटी के कंप्लीशन पे लग सकता है। तो ये बेटा ये आपने ये गैंट चार्ट बनाना होता है। मैं आपको एक एक्सेल की शीट सेंड कर दूंगा जिसके ऊपर, अच्छा गैंट चार्ट इसमें भी कई एक मतलब वेरिएशंस भी हैं, थोड़ी सिंपल सा एक एक्सेल शीट में आपको सेंड करूंगा। आप उसको उसमें अपने अपने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, चाहे मैंने आपको बताया SDLC के फेजेस डाल लें, ठीक है, और उसको आप मुकम्मल करें। उसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो जो गैंट चार्ट है ये आपका स्केड्यूल चार्ट कहलाता है। ये बताता ये है कि आपका प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दो पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर तरह का प्रोजेक्ट, एक है टाइम, एक है कॉस्ट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, आपने किसी फंक्शन पे जाना है, वेडिंग सेरेमनी पे जाना है, आपने अपना ड्रेस स्टिच करवाना है, तो आप टेलर को जब ड्रेस देंगे तो वहां पे टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका फंक्शन गुजर गया फिर आपने वो क्या करना है, ड्रेस यानी कि जो आपने टारगेट किया था। इसी तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में भी, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी दो पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और टाइम के हवाले से एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है टाइम टू मार्केट का। जैसे अभी कोरोना चला तो इसमें कई एक बिजनेसेस बिल्कुल फ्लॉप हो गए, लेकिन कोरोना में कई बिजनेस ऐसे हैं जो ग्रो किए। अगर कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसका इस तरह के किसी इवेंट के साथ कोई रिलेशन है, तो उसमें भी टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी बिजनेस, जो भी कंपनी पहले अपना सोल्यूशन प्रोवाइड, जैसे वैक्सीन अभी बन रही है, इसकी बाज लोग क्लेम कर रहे हैं जिसने सबसे पहले वैक्सीन बना ली, वो उसने क्या किया, उसने मार्केट कैप्चर कर लेनी है। ठीक है, फिर जब वैक्सीन बने 2-4 माह गुजर गए, फिर उसके बाद कई और कंपनीज भी बनाएंगी, लेकिन जिसने सबसे पहले बनाई मार्केट वो कैप्चर करेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टाइम टू मार्केट। तो इसलिए टाइम और कॉस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये जो गैंट चार्ट है ये टाइम आपका, तो ये आपने बनाना है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। फिर उसके बाद है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। इसमें बेटा आपने, जी आसिम बेटा, अभी डेफिनेटली आप चूंकि डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन आप जो आपका 4th सेमेस्टर जब जो उसका एंड टाइम है अप्रोक्सीमेटली, आप उस टाइम तक अपने यानी कि प्रोजेक्ट को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, एज इट इज मंथ ऑफ नवंबर इज गोइंग टू एंड, तो आप 2021 कोई फरवरी में आपका शायद खत्म होगा, मार्च में खत्म होगा अप्रोक्सीमेटली, तो अब मार्च तक आपने बनाना है, एंड आपने उस वक्त तक आप अपना प्रोजेक्ट वाइंड अप करना है। अब ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, इसमें बेटा क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस हार्डवेयर पे चलेगा। बाज प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट, इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस, कोई पेरिफेरल रिक्वायर्ड है। अदरवाइज कॉमन आप लिखेंगे कि ये हमारा हार्डवेयर, इसमें ये सिस्टम रिक्वायर्ड है, CPU उसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और रैम इसकी इतनी होनी चाहिए। तो बाज प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ज्यादा कोई स्पेसिफिक प्रोसेसर चाहिए होगा, कोई ज्यादा रैम चाहिए होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो आपने सिर्फ यही बताना है कि आपका प्रोजेक्ट, आपका जो सिस्टम है, प्रोजेक्ट है, वो उसके लिए कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम बताना होती है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए,
कोई अगर लोकल होस्ट को सर्वर चाहिए तो वो आपने बताना है। ठीक है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर को, आपके प्रोजेक्ट को, आपकी वेबसाइट को चलने के लिए जो जो चीजें चाहिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, वो सारे आपने यहां पे लिखने हैं स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विद रीजनिंग। फिर अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में जो भी टूल्स आपने यूज किए या यूज करने पड़ेंगे वो सारे यहां पे आप लिखते हैं। टूल्स जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एज इट इज जो है ना इटसेल्फ एक केस टूल है, कंप्यूटर एडिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल है। ठीक है, तो इसको आप यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आप वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सेल भी आप कई जगहों पे यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक्सेस तो डेफिनेटली आप नहीं करेंगे, आपको एसक्यूएल माई एसक्यूएल करना है आपने, चूंकि पीएचपी के साथ। तो जो भी आपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, वैम्प सर्वर आपने यूज किया, जैम्प अगर आपने किया वो, अगर आपने पीएचपी की है उसके साथ एचटीएमएल से जो भी आप टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, उसकी रीजन भी देनी है क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी डॉक्यूमेंट आपने मुकम्मल करना है। रीजन कुछ कॉमन सी एचटीएमएल है, वो आपकी बेसिक लैंग्वेज है वेब की। ठीक है, सीएसएस है वो स्टाइलिंग के लिए यूज होती है, मैं सिंपल विद इन कपल ऑफ मिनट्स आपको बता रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो इंटरेक्शन के लिए, इंटरेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप यूज करते हैं। पीएचपी ओपन सोर्स है, इजी है, आप यूज कर रहे हैं। माई एसक्यूएल पीएचपी के साथ उसका एक ब्लेंड है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सेल यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, अगर आप कोई डायग्राम्स बनाने के लिए कोई टूल यूज कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी आप बताएंगे। वेबसाइट हो तो उसका एड्रेस बता देंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जनरल ही आना है बेसिकली, उसमें कोई ऐसी कोई, हाँ सिंपल से आपने, सिंपल आपका आप लिख दें, i3 लिख दें, जो भी आप समझते हैं जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट चलेगी, आपका सिस्टम चलेगा, वो सिंपल आप लिख दें। रैम जो रिक्वायर्ड है 4 GB, जो भी आपको समझ आती है, बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट जिस पे आपका सिस्टम इफेक्टिवली एफिशिएंटली चले। ठीक है, तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विद रीजनिंग आप लिखेंगे। यहां तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 थोड़ा सा मतलब ये आपको नजर आ रहा भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है, इसके कुछ टॉपिक ज्यादा हैं लेकिन नजर ज्यादा आ रहे हैं नहीं। अब ये इसका सबसे पहला टॉपिक क्या है जी? फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है? फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी कहते हैं मुनासिब होना। ठीक है, हम कॉमनली इस वर्ड को यूज करते हैं कि मेरे लिए ये काम फिजिबल नहीं है। ठीक है, मेरे लिए इस वक्त बाहर निकलना फिजिबल नहीं है, मुझे मुनासिब नहीं है, मेरे लिए मौजू नहीं है। ठीक है, अब ये इस फिजिबिलिटी स्टडी का क्या रोल है? जब भी कोई कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट साइन किया जाता है, प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जाता है, तो जो कस्टमर होता है, जो यूजर होता है, वो आमतौर पे रिक्वेस्ट करता है या फिर जो डेवलपर्स हैं वो प्रपोज करेंगे कि आपका हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं। बहरहाल जो डेवलपर होता है उसने एक सिंपल सी स्टडी परफॉर्म करनी होती है। स्टडी किस तरह की स्टडी? उसने क्या करना होती है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सिस्टम इसने मुझे बनाने का कहा है कस्टमर ने, क्या ये मैं बना लूंगा इजीली? उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है? जो ये कस्टमर मुझे फंड्स ऑफर कर रहा है, जितना रेट ये मुझे कह रहा है, क्या उस रेट में मैं बना लूंगा? जो ये टाइम मुझे कह रहा है, क्या उस टाइम में मैं बना लूंगा? जो ये मुझे जो टूल्स टेक्नोलॉजीज कह रहा है किस टूल में बनाना है, आपने पीएचपी में बनाना है, आपने एएसपी में बनाना है, जावा में बनाना है, एंड्रॉयड ऐप बनानी है, तो जो ये टूल मुझे, जो ये टेक्नोलॉजी कह रहा है, क्या वो टेक्नोलॉजी स्किल्स मेरे पास, मेरी टीम के पास हैं? ठीक है, तो इसके अलावा जो ये चीज बनाने का कह रहा है, क्या उसके उस प्रोडक्ट पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एथिकल इश्यूज तो नहीं है,
कोई लॉ एजेंसीज की तरफ से कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई ऐसा गैम्बलिंग का आपको कह दे सॉफ्टवेयर बनाए, वो तो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है गैम्बलिंग। कोई आपको ऐसा कोई इस तरह का कह दे, कोई बेट वगैरह का जिसमें कोई बेट वगैरह लग रही हो, जिसे क्या कहते हैं शर्त वगैरह लग रही हो, वो अलाउ नहीं है। तो ये सारी स्टडीज आपने परफॉर्म करनी है और इस स्टडी के एंड पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहा जाता है। और इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बेस पे हम प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है या नहीं करना। ठीक है, जिस तरह से एक शॉपकीपर है, मैंने टेलर की एग्जांपल आपको पहले भी दी। टेलर के पास कस्टमर आता है, जी मैंने ये अपने ड्रेस स्टिच करवाने हैं, 3 ड्रेसेस मुझे 2 दिन में चाहिए। अब वो अपना वर्कलोड देखेगा, वर्कलोड मैनेज होता है कि नहीं होता, वो कहेगा जी मेरे पास तो टाइम नहीं है। वो कस्टमर कहता है जी मैं आपको डबल पे कर दूंगा, वो कहता है फिर ठीक है। यानी कि उसने फिजिबिलिटी अपनी देखनी है, उसने वो कहता ठीक है मैं थोड़ा सा तंग हो जाऊंगा, मैं इसको स्टिच करवाता हूं, कर देता हूं। तो बहरहाल फिजिबिलिटी देखनी है कि टाइम में मैं कर सकता हूं, उस बजट में मैं कर सकता हूं। यानी कि डेवलपर ने जो भी बिजनेस कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसने ये देखना है कि मुझे भी कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा, मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर सम टाइम प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा या डेवलपमेंट टीम नई है, वो देखती है कि ये बड़ी अच्छी कंपनी है, इसका हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें एक फेम मिलेगा, हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और हमारी गुडविल बनेगी। तो इस तरह के भी बेनिफिट सम टाइम देख के तो डिसाइड किया जा सकता है। तो फिजिबिलिटी कौन कौन सी है? सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी से मुराद क्या है कि वो जो जिस टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट बनाना है वो टेक्निकलिटी, वो स्किल्स हमारे पास हैं या नहीं। बात समझ आई? टेक्निकल इश्यूज देखने हैं। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, जहां पर प्रोजेक्ट चलना है, जहां पर प्रोजेक्ट चलना है उसके बारे में कोई कॉम्प्लेक्सिटीज तो नहीं है। कोई बंदा यहां पे कहता है जी फर्ज करें आप बड़े मतलब क्या कहते हैं उसे, आपकी कोई कंपनी है, ये प्लांट्स के बारे में कोई इस तरह की आपसे कोई बंदा कहता है जी यहाँ पर पंजाब में, पाकिस्तान में आपने ये कोई ख़ास ऐसा ट्री है जो कि बड़े सर्द इलाकों में होता है, वो आपने यहाँ पे उगाना है। तो वो तो ऑपरेशनल ही नहीं होगा, वो तो यहाँ पे उगेगा ही नहीं, कल्टीवेशन ही उसकी नहीं होगी, वो अगर आप लगाएंगे भी तो ग्रो नहीं करेगा। चेरी यहाँ पे आपने उगानी है, चेरी का दरख्त लगाना है या कोई और इस तरह की चीज़ जो कि सर्दी इलाकों में होती है, तो उसकी तो यहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं, ऑपरेशनल नहीं होगा वो, ठीक है, चलेगा नहीं। इसी तरह से आपने देखना है कि जिस एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर ने चलना है, ऑपरेशनल होना है, उसके बारे में हमारे पास स्किल्स हैं। फिर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, जो वो आपको पे करेगा क्या उसमें आपको कोई बचत है। स्केड्यूल, जो वो टाइम दे रहा है उस टाइम में आप बना सकते हैं या के बाद में आपके ऊपर कोई बात आनी है, ठीक है। अभी ये पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, वो चिकन का काम करते हैं, पिछले दिनों उन्होंने किसी वेडिंग सेरेमनी के लिए चिकन का ऑर्डर पकड़ लिया, उन्हीं दिनों चिकन शॉर्ट था, तो वो जनाब जिसने पेमेंट एडवांस दिया हुआ था, अब वो इनके मतलब के सर चढ़ा हुआ था कि जी हमें पूरा करके दो। तो बात यह कि आपने सारे एनवायरनमेंट देखना है, सब कुछ आपने देखना है कि मैं विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, व्हाट कस्टमर वांट्स टेक्निकली, वो मैं डिलीवर कर सकता हूं कि नहीं। फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन फिजिबिलिटी है, मोटिवेशनल फिजिबिलिटी है, लीगल एंड एथिकल फिजिबिलिटी है। लीगल एथिकल में क्या आपके लीगल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको गैम्बलिंग की एग्जांपल दी है, बेट वगैरह की एग्जांपल दी है, वो पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। ऐसा कोई काम करेंगे तो आप खुद मतलब ये है कि फंसेंगे। मोटिवेशनल, आपको इस प्रोजेक्ट में कोई मोटिवेशन भी है, इस प्रोजेक्ट में कोई आपको कोई बेनिफिट भी होगा, किस तरह से कि आपकी कोई गुडविल भी बनेगी या कोई आपको नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कस्टमर कहता है जी आप ये प्रोजेक्ट मेरा करें, इस प्रोजेक्ट को करते हुए आपको जो है वो फॉरेन कंट्री का विजिट भी लगेगा, वहां पर भी आपको जाना पड़ेगा, हमारी एक ब्रांच वहां पे है, तो यही आपकी मोटिवेशन हो सकती है कि चलें हमारा टूर हो जाएगा। तो मोटिवेशन भी आपने देखनी है, कोई इसमें मोटिवेशन भी है काम करने के लिए। इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन किस तरह की इसमें हमने प्रोड्यूस करनी है प्रोजेक्ट में,
इंफॉर्मेशन फिजिबिलिटी। तो ये बेटा आपका, ये आपने प्रोजेक्ट में इसके बारे में भी, अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपने लिखना है। बहुत सब के तकरीबन सब की चीजें कॉमन आएंगी, कहीं कहीं पे डिफरेंस भी आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अदरवाइज जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई थी तो उसमें भी ये चीज़ें डिटेल से लिखी हुई हैं, बल्कि वो डॉक्यूमेंट गालिबन मैं ओपन कर लूँ। जी बेटा ये देखें, ये आपका इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चलिए ये आप खुद पढ़िएगा, आपको इसमें कुछ मज़ीद बातें भी समझ आएंगी। टूल्स टेक्नोलॉजीज़ में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में। अच्छा ये आ गई फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है जी। तो इसमें ये सारी फिजिबिलिटी आपने लिखनी है, ये सारी डिटेल्स इसमें मौजूद है। टेक्निकल फिजिबिलिटी डील्स विद आस्किंग द क्वेश्चन एज टू वेदर द सिस्टम कैन बी डेवलप्ड और नॉट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। किस तरह से? बिकॉज इट इज असेसिंग द लिमिट्स ऑफ थ्योरी और टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट। आप ये असेस करते हैं कि जो उसमें थ्योरी, जो उसमें प्रैक्टिकल, जो उसमें टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, आपके पास वो स्किल्स हैं कि नहीं। अनदर इंपॉर्टेंट क्यूरी टू बी आंसर्ड इज टू एवेल्युएट वेदर यू प्रोसेस द टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। क्या वो प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं? तो ये बेटा सारे डिटेल भी इधर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ें और अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपने लिखना है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वो कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो हैंड वाली के, वो जनाब उसने नकल की बूटी लगाई और उसके ऊपर हाथ बना था, वो भी बना दिया। वो काम नहीं करना, कॉपी भी नहीं करना किसी का अगर, ठीक है जी। तो ये आपका पहला टॉपिक था इसमें, सेकंड चैप्टर का, फिजिबिलिटी स्टडी का, ठीक है। ये भी आपने मुकम्मल कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट स्कोप। स्कोप से क्या मुराद है? स्कोप से मुराद ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल होगा तो उससे बेनिफिट क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। स्कोप इज वेरी डोमिनेंट फैक्टर। स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट आर बोथ intertwined as both involve the boundaries of a system. Context would be referring the scope of a project defined by the set of requirements allocated to it. जी बेटा स्कोप से मुराद ये है कि आपने आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी बाउंड्रीज बतानी है कि उसमें वो क्या क्या चीज़ें कवर कर रहा है। बेशुमार आपके पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन हैं, रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये देखें यहाँ पर उसने बता दिया, वाइल स्कोप विल इंडिकेट वेदर इज इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। आपके सिस्टम में क्या क्या कुछ होगा। कॉन्टेक्स्ट होता है आउटसाइड द बाउंड्री। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं एनवायरनमेंट को, सियाको सबाक को, ठीक है। और ये जो स्कोप है ये आपका सिस्टम के इनसाइड, यानी कि आपके सिस्टम ने क्या क्या करना है, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या होंगी, उसके स्कोप के बारे में आपने इस टॉपिक में डिस्कस करना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आ गया प्रोजेक्ट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट का, फिनांस का। ये कॉस्टिंग भी बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो जब कहीं पे भी कोई सेल परचेज हो रहा होता है, कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट साइन हो रहा होता है, वहां पर कॉस्टिंग एक मेजर फैक्टर होता है। जो सेलर होता है, जो सेल कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, चाहे वो सर्विस सेल कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसने ये देखना होता है कि कस्टमर जो ऑफर मुझे कर रहा है उसमें मुझे क्या बचत है। जो उसने अपनी मिनिमम प्रॉफिट अपने जहन में सेट किया होता है या कंपनी का एक रूल होगा, वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं। और फिर चूंकि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं तो इसमें स्टार्ट पे अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, बना नहीं है, रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं, तो जो डेवलपर होता है उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट करना होती है। बिल्कुल वैसे ही
जैसे अगर किसी ने कोई सिविल इंजीनियरिंग सिविल कंस्ट्रक्शन करवानी है तो वो जब किसी डेवलपर के पास जाता है, किसी जिसे हम आम अपनी जुबान में ठेकेदार कहते हैं, डेवलपर कह सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन करवाएगा अपनी सुपरविजन में, जिसके साथ आपका ठेका एग्रीमेंट होता है, तो आप जब उसके पास जाते हैं तो उसे कहते हैं जी हमें इसका एस्टिमेट दें कि इस पे कितना का इस पे यानी कि पैसा खर्च होगा। तो वो एस्टिमेट लगाता है, वो ये हिसाब लगाता है कि ये एरिया, ये लैंड कितनी है जी, ये 5 मरले जगह है, इतने स्क्वायर फुट है, जो भी वो स्क्वायर फुट में लगाए, जिस हिसाब से भी लगाए, आमतौर पर स्क्वायर फुट में करते हैं। तो उसके ऊपर ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ये इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाना है, आजकल रेट ये चल रहा है, थोड़ा सा मार्जिन रखेगा कि इसके 6 माह लगेंगे तो थोड़ा सा रेट बढ़ेगा भी, तो वो एक एस्टिमेशन देता है। अब वही काम यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन में करना है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक तरीकाकार मौजूद है, ठीक है। एस्टिमेशन के लिए भी एक प्रोसेस है पूरा, बल्कि 2-3 प्रोसेसेस हैं, 2-3 मेथड्स हैं। तो उनमें से हम कोई एक आध मेथड अब देखें ना, अगर एक तरीके से आपने कोई एस्टिमेट कर ली, एस्टिमेशन लगा ली प्रोजेक्ट की, तो काफ़ी है, ठीक है। 2 तरीकों किसी दूसरे तरीके से लगाएंगे, हर मेथड की बहरहाल कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन आप कोई एक आध मेथड यूज कर लें तो इट इज इनफ फॉर योर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें हम एक्चुअली बता दिया आपको कि हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह, कितनी उसकी कॉस्ट होगी। तो इसका जो पहला मेथड है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन बाय फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, पहला मेथड, इसे एफपी एनालिसिस भी कहा जाता है। गालिबन आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा, ऐसी कोर्स में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। तो एक ये इसका मेथड है, ठीक है जी, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा, और यही आई थिंक सो के बेटर है। दूसरा है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन बाय यूजिंग कोकोमो, ठीक है जी। कोकोमो एक और टेक्निक है, इसको यूज करते हुए भी कॉस्ट एस्टिमेट की जा सकती है। और उसके अलावा आई थिंक सो एक थर्ड मेथड भी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो इसमें से तीनों में से कोई एक हम फॉलो कर सकते हैं। तो बहरहाल जो सूटेबल है, जो रीजनेबल है, वो आप ये एफपी एनालिसिस कर लें, बेटर है, ठीक है जी। एफपी एनालिसिस क्या होता है, इसको सिस्टमेटिकली इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये स्टडी के बाद असल में रिपोर्ट होती है। तो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन या एनालिसिस आ गया। इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम असल में कॉस्ट डिटरमिन करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आएगी। तरीकाकार क्या है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं एफपी कैलकुलेशन के या एफपी एनालिसिस कैलकुलेशन के। पहले स्टेप में हम अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, यूएफपी कहा जाता है। दूसरे स्टेप में टीसीएफ टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तीसरे स्टेप में हम फंक्शन पॉइंट, फाइनल हमारे पास एक फंक्शन पॉइंट्स की एक तादाद आती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम छोटा सा एक प्रोसेस के बाद हम उसकी कैलकुलेशन ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब ये पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कोई तुक्के वाली बात नहीं है। अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट से क्या मुराद है, ये आपने थोड़ा सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि जो प्रोजेक्ट है जो आप बनाने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट की हम डिस्कशन कर रहे हैं, हर एक का डेफिनेटली डिफरेंट होगा। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए नंबर ऑफ इनपुट आइटम्स कितनी है। इसकी डिटेल में आपको थोड़ी सी आपसे शेयर भी करता हूं। आउटपुट आइटम्स कितनी है, इंक्वायरीज कितनी है, मास्टर फाइल्स कितनी है और इंटरफेसेस कितने हैं। आसान से शुरू कर लेते हैं। इंटरफेस कहते हैं स्क्रीन को, आपकी चूंकि वेबसाइट है तो उसके फ्रंट एंड स्क्रीन, वेब पेजेस, वो कितने बनेंगे। नंबर ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है। उसके बाद मास्टर फाइल है, मास्टर फाइल आपकी डेटाबेस की जो फाइल्स हैं, टेबल्स आप कह सकते हैं। उसके बाद इंक्वायरीज आपकी आ गई, क्यूरीज।
जहां पर आपने डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करने के लिए, स्टोर एंटर करने के लिए, डिलीट कर, जो भी क्यूरीज आपकी चल रही होंगी। इनपुट आइटम्स, जो आपके फॉर्म्स हैं वेबसाइट में, बेशुमार इनपुट आइटम्स लगती हैं। जो बड़ी इनपुट आइटम है वो आपका फॉर्म होता है, ठीक है वो। उसके अलावा आउटपुट आइटम जहां पर आप डिस्प्ले करवा रहे हैं, डाटा डिस्प्ले करवा रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसमें आपने पहले स्टेप में क्या करना है कि आपने ये एक एनालिसिस करना होता है कि आपकी टोटल इनपुट आइटम्स कितनी है, आउटपुट आइटम्स कितनी है, इंक्वायरी आपकी कितनी है, मास्टर फाइल्स कितनी है और इंटरफेसेस आपके कितने हैं। वो आपके पास कोई फिगर कोई आ जाएंगी, ये डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई भी है, इसको आप पढ़िएगा भी, और वो जो डॉक्यूमेंट आपको आपके पास होगा सबके पास, उस पर भी डिटेल्स हैं। मैंने बिल्कुल सिंपली आपको बता दिया। अब आपने क्या करना होता है, आपके पास एक फिगर, एक तादाद आ जाएगी। अज्यूम हम कर लेते हैं यहाँ पे, फर्ज करें कि जी आपके पास, बल्कि आगे एक टेबल गालिबन ये फील्ड है, ये फर्ज करें कि आपके पास 11 टोटल फाइल्स हैं, इनपुट फाइल्स, ठीक है। 11 आपके पास आउटपुट फाइल्स हैं जो आपने बनानी है प्रोजेक्ट में। वही सिविल इंजीनियरिंग से आप थोड़ा सा उससे कंपेयर कर सकते हैं। वो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ठेकेदार होगा, जो डेवलपर है, वो भी देखता है कि लैंड कितनी है, स्क्वायर फुट कितने हैं, कमरे कितने बनने हैं, वॉल्स कितनी आएंगी, लेंटर कितना डलना है, ठीक है जी। वो भी चीज़ों को करता है ना कैलकुलेट। तो ऐसे ही इनपुट फाइल्स, आउटपुट फाइल्स, इंक्वायरीज, मास्टर फाइल्स, ठीक है। ये आपके पास कोई फिगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और आपको ये बता दूं कि चूंकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप अभी कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, आप यहां पे अज्यूम कर सकते हैं। फर्ज करें आपने मास्टर फाइल्स 6 यहां पे नंबर्स आपने निकाले, बाद में आपके 10 हो जाए, कोई इशू नहीं है। आपने लेकिन ये मुकम्मल कर लेना है, ठीक है। इनपुट आपने कहा था, इनपुट फाइल्स आपने सोचा, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, सोच विचार की, आपको आपकी असेसमेंट ये कहती है जी हमारी इनपुट फाइल्स 13 हैं, बाद में 23 हो जाती है, कोई इशू नहीं है। आप इसको डॉक्यूमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं लेटर ऑन, लेकिन अभी आपने मुकम्मल कर लेना है। अच्छा, जब आपके पास ये नंबर्स आ गए, फिर एक और अगला स्टेप है, आपने ये देखना है कि इन 11 में से वो फाइल्स कौन सी हैं, इनपुट फाइल्स जो कि बिल्कुल सादा सादा सी हैं, छोटा थोड़ा सा काम है उसमें। वो फाइल्स कौन सी हैं जो कि दरमियाने लेवल का, जिन पे काम करना पड़ेगा। वो फाइल्स कौन सी हैं जिसपे जो कॉम्प्लेक्स हैं। ये भी आपने 11 की डिवीजन निकाल लेनी है, ठीक है। और फिर उसको, ये फिक्स्ड नंबर्स हैं आपके, ये देखें ये फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड है, ऐसे ही चलते हैं ये यूं कह लें कि जैसे हम फार्मूला पढ़ते थे ना पहले, वो पढ़ते थे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हम कहते थे 2 वहां पे कांस्टेंट है, ठीक है, 2 वहां पे एज इट इज ही आएगा, x और y की वैल्यू चेंज होंगी। ऐसे ये सारे नंबर्स आपके कांस्टेंट हैं। आपने नंबर ऑफ फाइल्स को 4 सिंपल थी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एवरेज थी, 3 को 4 से, 4 कांस्टेंट है यहाँ पे, 7 हो गए, 4 कॉम्प्लेक्स थी, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया और इन सब का सम ले लिया। 4 × 3 12, 3 × 4 12 और 4 × 6 24, 12 12 और 24 48। इसी तरह से आप इसको मुकम्मल करेंगे, ये आपके पास यूएफपी निकल आएगा। आसान है ना, है जाहिर बात है, हम कौन सा। इसी तरह से यानी कि एडमिशन सिस्टम का मैंने आपको बता दिया, एडमिशन फॉर्म है, तो वो जनाब उस पर वो कॉम्प्लेक्स आपकी इनपुट फाइल होगी, ठीक है। आपके अपने प्रोजेक्ट हैं, उस पर भी आप देखें कितने के फॉर्म लग सकते हैं, ठीक है। आप सोच विचार करते हैं, आप कहते हैं जिस पे 3 फॉर्म लगेंगे, 4 लगेंगे, 6 लगेंगे, जो आपको समझ आती है आप उसमें, फर्ज करें 6 आपने सोचा, आप 6 के 10 भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। कल 10 आपने लिखे थे, कल आपके प्रोजेक्ट में 10 की बजाय वो 4 हैं, 6 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको मुकम्मल कर लें प्रोसेस को। आउटपुट फाइल्स जहां पे डाटाबेस से आ रहा है और आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं, वो आपकी आउटपुट फाइल्स होंगी। फिर उसके अलावा आपकी यूजर इंक्वायरीज हैं, क्यूरीज, जब आप डाटाबेस से क्यूरी कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इंसर्ट इनटू क्यूरी है, अपडेट क्यूरी है, डिलीट क्यूरी है,
रिट्रीव सेलेक्ट क्यूरी है, तो वो आपने सोचना है कितनी की क्यूरीज लगेंगी। तो इस तरह से आप इसको और अगर फर्ज करें बिल्कुल भी आप इसके बारे में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो रैंडम नंबर लिख दें। जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तब आप उसको एक्चुअल नंबर के साथ रिप्लेस कर लें, लेकिन ये मुकम्मल जरूर कर लें। बात समझ आई है? कोई भी रैंडम नंबर लिख दें, रैंडम से मुराद है कि हल्का फुल्का सा एस्टिमेट तो लगा लें ना। तो ये टेबल आप मुकम्मल करेंगे यूएफपी, ये पहला स्टेप हो जाएगा, ये पहला स्टेप होगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपका अगला है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर। अब टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर से क्या मुराद है? ये हमारे पास 14 फैक्टर हैं, 14 फैक्टर्स हैं। मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेता हूं, मैं आपको ड्रेस स्टिचिंग की बात करता हूं, उससे एग्जांपल दे देता हूं। आप ड्रेस स्टिच करवाने जाते हैं, आपके ड्रेस में कोई खास एक चीज है, फर्ज करें आपका कपड़ा इस तरह का है, क्लॉथ आपका कॉम्प्लेक्स लेवल का है, तो टेलर कहेगा कि ये इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसके चार्जेस ज्यादा है। आपने उसके ऊपर कोई कढ़ाई करवानी है, कोई और एक्स्ट्रा काम करवाना है, वो कहता है जी ये कॉम्प्लेक्स काम है, इस पर टाइम बड़ा लगता है जी, तो इस पे इसके चार्जेस ज्यादा होंगे। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर में, वेब डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये कुछ कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। आपके प्रोजेक्ट में ये फैक्टर जिस लेवल तक इन्वॉल्व होंगे, आपने 0 से लेके 5 तक उसको वैल्यू दे देनी है। ठीक है। आपकी सिविल कंस्ट्रक्शन थी, वहां पर वो कहता है जी ये जो आपकी प्लेस है, जो लैंड है, वो कोई माउंटेन कोई एरिया है जहां पर वो मतलब कि स्ट्रेट प्लेन नहीं है, तो इस पे एफर्ट ज्यादा होती है, इसका ये चार्जेस ज्यादा होंगे। बात समझ आई है? तो यहां पर भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर है। 14 कौन कौन से? डाटा कम्युनिकेशन। आपके प्रोजेक्ट में डाटा कम्युनिकेशन किस तरह किस लेवल तक हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग आपके प्रोजेक्ट में नहीं है, ये 0 आएगी, मैं आपको साथ साथ बता दूं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, इसमें ये आप 2-3 वैल्यू रख सकते हैं, परफॉर्मेंस आपकी रिक्वायर्ड होती है आपकी प्रोजेक्ट में। हैवीली यूटिलाइज हार्डवेयर, ये आप उसको 0-1 बल्कि 0 तो नहीं, खैर 1 या 2 वैल्यू रख सकते हैं, हार्डवेयर कितना यूटिलाइज हो रहा है। ऑनलाइन डाटा एंट्री, जाहिर बात है आपकी वेबसाइट ऑनलाइन है तो आप इसकी वैल्यू हाई रखेंगे, 4 के करीब। अगर ज्यादा ऑनलाइन यूज होना है, एंट्री होनी है डाटा की, तो 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, अदरवाइज 3 का रख लें। एंड यूजर एफिशिएंसी, एंड यूजर को किस हद तक आपने सिस्टम एफिशिएंट प्रोवाइड करना है कि वो एफिशिएंटली परफॉर्म करे, तो ये भी आपकी वैल्यू 3-4 आएगी। तो आपने तमाम 14 फैक्टर्स को 0 से लेके 5 तक वैल्यूज दे देनी है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूं, अगर किसी का जो मैंने आपको वैल्यूज बताई हैं उससे डिफर करता है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने 14 फैक्टर्स के लिए 0 से लेके 5 तक वैल्यू असाइन कर देनी है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद आपका निकलेगा टीसीएफ। टीसीएफ कैसे निकलेगा? टीसीएफ के लिए फार्मूला है। अब ये जो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी 14 फैक्टर्स के लिए, आपने वैल्यूज दी होंगी, इसको आप करेंगे सम, एंड पे टोटल आ जाएगा। ठीक है। जो टोटल आएगा वो आपका आएगा DI, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ। ठीक है। डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस आपका आएगा, उसको 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 0.65 के साथ प्लस कर देंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। यानी कि इन 14 फैक्टर्स का जो सम आना है आपका, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 70। 14 फैक्टर है, हर फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 5। 14 मल्टीप्लाइंग बाई 5 कितना हो गया? 70। तो यहां पर DI मैक्सिमम वैल्यू 70 आ सकती है। तो उस हिसाब से जो आपका TCF है वो मिनिमम 0.65 और मैक्सिमम 1.35 हो सकता है। क्योंकि आपके DI की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है ना। आपका प्रोजेक्ट है ही बड़ा सिंपल, बड़ा ही सिंपल है, 0 0 0 सबकी वैल्यूज आ गई, तो यहां पे DI आ गया 0, 0 इंटू 0.01 वो भी 0, बाकी क्या बचा? 0.65। तो TCF की जो ओवरऑल वैल्यू है, जो आंसर है, वो 0.65 से लेके 1.35 तक जा सकता है। 1.35 तब जाएगा जब आपका DI 70 हो जाए। आपका प्रोजेक्ट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बड़ा ही पेचीदा है, उसमें सारे ये फैक्टर्स
जो है ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपना 5 तक, हाईली इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो आपका DI 70 हो जाएगा और आपका ओवरऑल आंसर 1.35 आ जाएगा। बहरहाल ये आपने सेकंड स्टेप परफॉर्म करना है। थर्ड स्टेप बिल्कुल सिंपल है। थर्ड स्टेप ये वो 14 फैक्टर्स एक्सप्लेन भी किए गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है। ये कैसे निकालना है ये भी स्लाइड में मौजूद है, स्लाइड्स भी मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपने निकालना है FP। FP का सिंपल सा फार्मूला है UFP, जो पहला स्टेप निकाला था आपने, अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट मल्टीप्लाइंग बाय TCF, ये जो सेकंड स्टेप आपने निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फंक्शन पॉइंट्स। ठीक है, ये इतनी फंक्शनैलिटीज हैं जो आपने डेवलप करनी है। इतने फंक्शंस आपको अपने सिस्टम डेवलप करने के लिए बनाने पड़ेंगे। अब क्या होता है, अब हर डेवलपमेंट टीम का इन फंक्शन पॉइंट के साथ फंक्शन पॉइंट्स के लिए उनका कोई रेट होता है, वो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 के साथ, 500 के साथ, डिपेंड करता है। हर एक का जो बड़ी अच्छी कंपनी उसका रेट जरा ज्यादा होगा। तो आपने बहरहाल इन फंक्शन पॉइंट्स के बाद किसी वैल्यू के साथ कोई 500 रुपए, अगर रुपए की बात करें 1000 रुपए मल्टीप्लाई करना है, वो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपकी टोटल कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की। ठीक है जी, तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। यहां तक बेटा आपने ये हो गया, बाकी कुछ कल डिस्कस करेंगे, ये आपने अपनी मुकम्मल कर लेना है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है।